हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सैलरी चैप्टर का रिवीजन। सैलरी चैप्टर वैसे एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अभी हम इस वीडियो में इस पूरे सैलरी चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करेंगे। सैलरी कब टैक्सेबल होती है सैलरी हेड में? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तभी सैलरी हेड में सैलरी टैक्सेबल की जाएगी। सैलरी ऑफ MP MLAs आर टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो MP MLAs जो होते हैं उनको सैलरी मिलती है, तो वहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है, इसलिए उनकी सैलरी हेड में टैक्सेबल ना करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल की जाएगी। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में प्रीवियस ईयर क्या होता है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में हमारा जो एग्जाम होगा मार्च अप्रैल मई, इनके बीच में एग्जाम होंगे, तो उसके हिसाब से असेसमेंट ईयर होगा 2021। असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाले साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, वो प्रीवियस ईयर है हमारे एग्जाम के हिसाब से 1920। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 मार्च से। तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि जो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी इनकम फाइंड आउट करनी है वो गवर्नमेंट है और नॉन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट होगा तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 मार्च 2019 से, एंड ये एंड होगा 29 फरवरी 20। नॉन गवर्नमेंट के केस में प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके बाद बताओ सैलरी कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होती है? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले हो जाएगा उसी वक्त सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। या तो सैलरी पहले ड्यू हो जाए या फिर रिसिप्ट हो जाए, जो इवेंट पहले होगा सैलरी तभी टैक्सेबल कर दी जाएगी। लेकिन सैलरी में बोनस भी आता है, लेकिन बोनस को सिर्फ तभी टैक्सेबल करना है जब बोनस मिला हो। बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। इसके बाद हम पूरा जो सैलरी चैप्टर है उसको 3 बेसिक पार्ट में पढ़ चुके हैं। अलाउंसेस, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एंड परक्यूसिट्स। अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस और मॉनेटरी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है खर्चों का पेमेंट करने के लिए। तो अलाउंसेस की 3 कैटेगरी, फुली टैक्स फ्री, पार्टली टैक्सेबल एंड फुली टैक्सेबल। फुली टैक्स फ्री कैटेगरी में इसको लर्न करने का क्या तरीका था? फुली टैक्स फ्री का DTC हाउ आर यू, D फॉर डेली अलाउंस, T फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, C फॉर कन्वेंस अलाउंस, H फॉर हेल्पर अलाउंस, R फॉर रिसर्च अलाउंस एंड U फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस। तो DTC हाउ आर यू। इसके साथ साथ 2 अलाउंसेस और आते हैं फुली टैक्स फ्री कैटेगरी में, जो कि है फॉरेन अलाउंस एंड अलाउंसेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अलाउंसेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस भी फुली टैक्स फ्री कैटेगरी में आते हैं। इस फुली टैक्स फ्री कैटेगरी का रूल क्या है? जितना अमाउंट रिसीव हुआ और जितना खर्च कर दिया हो, दोनों में से जो कम होगा विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। अमाउंट जितना रिसीव हुआ और जितना अमाउंट खर्च कर दिया, जो भी दोनों में से अमाउंट कम होगी वो एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। इसके बाद सेकंड कैटेगरी पार्टली टैक्सेबल। तो पार्टली टैक्सेबल में हमने पढ़ा है हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अंडरग्राउंड एरिया अलाउंस। तो पार्टली टैक्सेबल का रूल क्या है? अमाउंट जितना रिसीव हुआ और जो लिमिट स्पेसिफाइड है। तो पार्टली टैक्सेबल के लिए हमको लिमिट्स लर्न करनी है।
जो भी इन दोनों में से कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पार्टली टैक्सेबल में सबसे मेन, इनके अलावा भी कुछ अलाउंसेस हैं जो आपकी बुक में गिवन है, उनको सिर्फ आप एक बार रीड कर लेना। जो इम्पोर्टेंट है, जो जनरली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो ही मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ट्राइबल एरिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अंडरग्राउंड एरिया अलाउंस, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा फुली टैक्सेबल कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, तो ऐसे अलाउंस जो ना यहाँ आ रहे हैं ना यहाँ आ रहे हैं, वो सारे रिमेनिंग फुली टैक्सेबल होंगे। तो इसके अंदर मेन कौन कौन से हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये सब अलाउंस फुली टैक्सेबल, जितना अमाउंट मिला एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद अलाउंसेस के बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसके अंदर सारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गए, अर्न लीव सैलरी, ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में 3 कैटेगरीज, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इनके साथ साथ कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये सब प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसके बाद हम परक्यूसिट्स पढ़ेंगे, तो अब जल्दी से इनका एक एक ये टॉपिक लेते हैं। पहले HRA के रूल्स लेते हैं। पार्टली टैक्सेबल में फर्स्ट अलाउंसेस हमने पढ़ा था हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस का क्या रूल है, हाउस रेंट अलाउंस का रूल क्या है, अमाउंट जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ उसमें से लेस कर देंगे। 3 पॉइंट थे, Least of the following will be exempt. First point, amount received. Second point, rent paid minus 10% of salary. And third point, 40% or 50% of salary. Rent paid. अगर क्वेश्चन में इन चारों अमाउंट में से फर्स्ट अमाउंट, सेकेंड अमाउंट, थर्ड सैलरी की अमाउंट और फोर्थ है प्लेस, इन चारों में से कुछ भी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है साल के दौरान, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर इन चारों में से कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कुछ चेंज हो रहा है, इधर प्लेस चेंज हो रही है और सैलरी अमाउंट चेंज हो रहा है और रेंट चेंज हो रहा है या फिर HRA का अमाउंट चेंज हो रहा है, तो फिर उस पीरियड की कैलकुलेशन हमको अलग अलग करनी पड़ेगी। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है, तो सैलरी हियर मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA विद कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स। 50% ऑफ सैलरी सिर्फ 4 केस में लेनी है, जब घर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में हो तो ये है HRA। HRA के बाद नेक्स्ट चिल्ड्रन एजुकेशन की लिमिट 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल की 300 रुपए, ये याद रखना सिर्फ मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलेगा, चाहे हॉस्टल हो चाहे एजुकेशन हो। इसके बाद ट्राइबल एरिया अलाउंस, ये सिर्फ 9 स्टेट्स में मिलेगा। 9 स्टेट्स के नेम लर्न करने पड़ेंगे, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, कर्नाटका, तमिलनाडु, MP, उड़ीसा। तो इन 9 जगह 200 रुपए पर मंथ, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, कर्नाटका, तमिलनाडु, MP, उड़ीसा। सिर्फ अगर इनमें से किसी एरिया में आपका एम्प्लॉयमेंट है, घर है, जो भी वहां पे आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिल रहा है, तो वो सिर्फ 200 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस के बाद नेक्स्ट अलाउंस है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ ब्लाइंड, डेफ, डम्ब, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज के लिए है। और ये कितना है, दिस अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 3200 पर मंथ। तो ये सिर्फ ब्लाइंड, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ना। अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड, डेफ, डम्ब, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है तो ही आपको इसकी एग्जेम्पशन देनी है, अदरवाइज नहीं देनी। अगर क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो खुद से अज्यूम मत कर लेना कि हमने मान लिया था एम्प्लॉय ब्लाइंड होगा, ये असम्पशन नहीं लेनी है। अगर क्वेश्चन लिखता है देन ओनली 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट करना है। नेक्स्ट अलाउंस अंडरग्राउंड कोल माइंस अलाउंस। अंडरग्राउंड कोल माइंस अलाउंस की जो लिमिट है वो है 800 पर मंथ। ये अलाउंस सिर्फ तब मिलेगा जब एम्प्लॉय कोल माइंस के अंदर काम कर रहा हो। और नेक्स्ट अलाउंस है अलाउंसेस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज कौन से, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ट्रक ड्राइवर,
जिसका काम एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट, ट्रक वाला हो सकता है, रेलवे हो सकते हैं, बस हो सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है उन एम्प्लॉयज को अगर कोई अलाउंसेस मिलता है डेली जो भी एक्सपेंस होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए, तो ये अलाउंस 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना अलाउंस रिसीव हो रहा है, और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 10,000 जो है ये पर मंथ की लिमिट है। तो जो भी अलाउंस आपको क्वेश्चन में गिवन हो पहले उसका 70% करना, और मंथली फिगर है तो इनको दोनों को फिर 12 से मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट करना है। ये अलाउंसेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में सबसे पहले हमने पढ़ा था अर्न्ड लीव। अर्न्ड लीव क्या होती है? लीव क्या होती है? लीव मीन्स छुट्टियां जो एम्प्लॉय को मिलती है। अब कुछ छुट्टियां तो क्या होता है एम्प्लॉय ले लेता है, जब एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तो कभी ना कभी तो उसे छुट्टियां चाहिए होती है। तो अगर एम्प्लॉय छुट्टियां ले लेता है तो उसको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉय छुट्टियां नहीं लेता है और उन छुट्टियों को इकट्ठी करता है तो उन छुट्टियों का एम्प्लॉय को बाद में पेमेंट मिलता है। तो अभी हम इसके रूल देखते हैं। अर्न लीव के क्या रूल है? क्या हो गया इसके? अगर अर्न लीव सर्विस मिल रही है तो फिर फुली टैक्सेबल, और अगर अर्न लीव सर्विस के बाद मतलब इन केस ऑफ रिटायरमेंट मिल रही है देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए तो फुली, इन केस ऑफ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एग्जाम। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वाला ये हमको रूल लर्न करना है। देखो पहले ड्यूरिंग द सर्विस है तो फुली, ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो द सर्विस मिल रही है तो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है उनके केस में हमको रूल लर्न करना है तो उनके लीस्ट फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में जो रूल है वो लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव, मतलब जितना अमाउंट रिसीव होगा वो अमाउंट। सेकेंड पॉइंट 10 months एवरेज सैलरी। थर्ड पॉइंट लीव इनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, मैक्सिमम ऑफ 30 days। देखो गवर्नमेंट सिर्फ 30 days के अकॉर्डिंग आपको लीव अलाउ करेगी। कंपनी आपको कितना भी दे सकती है 45 days 50 days, लेकिन गवर्नमेंट एग्जेम्पशन मिलेगी सिर्फ इन चारों पॉइंट्स में जो सबसे कम होगा उनके अकॉर्डिंग। और इन चारों पॉइंट में जो थर्ड पॉइंट है ये बोलता है कि हम सिर्फ 30 days फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर अलाउ करेंगे। तो 30 days से ज्यादा छुट्टी आप एक साल में नहीं दे सकते हैं एग्जेम्पशन पर्पस के लिए। बाकी छुट्टियां देने को आप कितना भी दो। और लास्ट है 3 लाख। तो इसका जो कैलकुलेशन है ये इलस्ट्रेशन में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसकी कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लेना, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। इसकी कैलकुलेशन में बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो इसकी कैलकुलेशन आप उस वीडियो से देख लेना। उसके बाद यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है? तो हियर सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस डीए विद कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स, और ओनली कंप्लीटेड ईयर्स विल बी कंसीडर्ड। फ्रैक्शंस में मतलब मंथ्स में अगर कुछ इंफॉर्मेशन दी है तो मंथ्स वाले फिगर को इग्नोर करना है। एवरेज सैलरी ऑफ 10 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट से जस्ट पहले की 10 months की एवरेज सैलरी लेनी है। और लीव, देखो लीव दो तरह की, अवेल्ड लीव, अवेल्ड मीन्स जो छुट्टियां ले ली गई हो। तो जब छुट्टियां ले ली गई है तो इनका तो कुछ नहीं करना, आप ऑलरेडी इनको ले चुके हो। लेकिन जो छुट्टियां नहीं ली गई है तो इसमें 3 कैटेगरी,
ऐसी छुट्टियां जो नहीं ली गई है लेकिन खत्म हो गई, ईयर खत्म हुआ उसके साथ साथ ही वो छुट्टियां भी खत्म हो गई, तो इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अलाउड टू बी इनकेस्ड एवरी ईयर, ऐसी छुट्टियां जो आपने साल के दौरान नहीं ली लेकिन जैसे ही वो ईयर खत्म हुआ वो लीव को कन्वर्ट कर दिया मनी फॉर्म में। तो देखो ये वाली छुट्टियां तो कौन सी कैटेगरी में आ गई, ऐसी छुट्टियां जो ड्यूरिंग द सर्विस मिल गई, और ड्यूरिंग द सर्विस मिली गई छुट्टियां हमेशा टैक्सेबल होगी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। ऐसी छुट्टियां जो साल खत्म होते ही इनकेस्ड हो गई, इसका मतलब ये मिल गई ड्यूरिंग दी सर्विस, और ड्यूरिंग द सर्विस मिल गई तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। अब थर्ड कैटेगरी जिसके लिए रूल्स लर्न करना है, जो गवर्नमेंट के केस में तो एग्जेम्प्ट होगी और प्राइवेट के केस में उन चारों पॉइंट्स में सबसे कम जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, रिमेनिंग टैक्सेबल। तो ये क्या है, जब छुट्टियों को इकट्ठा करते जाते हैं और रिटायरमेंट और डेथ के केस में वो छुट्टियों को कैश में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव। ये तो है अर्न लीव का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी क्या होता है, ग्रेच्युटी इज अ पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय। तो ग्रेच्युटी भी एक तरह से एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, जब एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज एम्प्लॉयर को देता है तो इन रिटर्न एम्प्लॉयर जब रिटायरमेंट होता है एम्प्लॉय का तो एम्प्लॉय को एक अमाउंट देता है जिसे ग्रेच्युटी बोला जाता है। अगर कोई अमाउंट मतलब ग्रेच्युटी का अमाउंट रिटायरमेंट के केस में मिल रहा हो, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इसका मतलब रिटायरमेंट के केस में मिल रहा है तो टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड। और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है और उसके लीगल हेयर को ग्रेच्युटी अमाउंट मिल रहा है, देन gratuity amount will be taxable under income from other sources. gratuity गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी तो ट्रीटमेंट क्या होगा, तो gratuity रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज। यहाँ पे एम्प्लॉयज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को कवर नहीं किया गया है, इज फुली एग्जेम्प्ट। तो इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लोकल अथॉरिटीज एम्प्लॉय, देन फुली एग्जेम्प्ट। सेकेंड पॉइंट, अगर ग्रेच्युटी मिल रहा है ऐसे किसी एम्प्लॉय को जहां ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो उस केस में क्या करेंगे, देखो एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट तो यहाँ पे आएंगे, और अगर ग्रेच्युटी एक्ट नहीं अप्लाई हुआ है तो वो रूल यहाँ लगेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि एक्ट नहीं लगता है तो क्या रूल है। तो ग्रेच्युटी एक्ट नहीं लगता है तो रूल है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एवरेज सैलरी, तो इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। और अगर एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में रूल है अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, सैलरी of last month multiply by 15 divide by 26। देखो जो जो डिफरेंस के पॉइंट है ना इन दोनों में उसको मार्क कर लेते हैं। एक तो सैलरी में डिफरेंस है, एक सर्विस पीरियड में डिफरेंस है और
इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 है, ये दोनों में डिफरेंट है, बाकी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट सेम है। तो अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई हो रहा है तब तो क्या लेना है, सैलरी लेनी है लास्ट मंथ की। लास्ट मंथ मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर हुआ या एम्प्लॉय की डेथ हुई उससे पहले वाले मंथ की। इसको मल्टीप्लाई करना है 15 एंड डिवाइड बाय 26 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है सर्विस पीरियड से। तो सर्विस पीरियड में यहाँ है कि मोर देन 6 months शैल बी टेकन एज अ ईयर। 6 महीने से ज्यादा ही होते ही उसको 1 साल मान लेना है। यहाँ पे सैलरी का क्या मीनिंग है, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई होता है तो सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिक सैलरी प्लस डीए मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 26 एंड सर्विस पीरियड में 6 महीने से ज्यादा होते ही उसको 1 साल ले लेना है। और लास्ट ये थर्ड पॉइंट है 20 lakhs, ग्रेचुइटी की मैक्सिमम लिमिट है 20 lakhs। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 2 यहाँ डिफरेंट है, तो यहाँ क्या है, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लगता है देन एवरेज सैलरी लेनी है 10 months की। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लगता है तो सैलरी लेनी है लास्ट मंथ की, बट अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लगता तो लेनी है एवरेज सैलरी और वो भी 10 months की। मल्टीप्लाई करना है हाफ से 1/2 से और मल्टीप्लाई करना है पीरियड ऑफ सर्विस। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस डीए विद कंडीशंस एंड प्लस कमीशन ऑन सेल्स, और यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स लेना है, ओनली कंप्लीटेड ईयर्स। तो ये जो भी डिफरेंस है उनको आपको अच्छे से याद करना है, इनमें कंफ्यूज मत होना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, इन तीनों के एम्प्लॉयज को अगर ग्रेचुइटी मिल रही है देन फुली एग्जाम। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लग रहा है तो रूल्स क्या होंगे, 3 पॉइंट है, तीनों में फर्स्ट और सेकंड तो दोनों केस में ही सेम है। सेकंड पॉइंट डिफरेंट है और सेकंड पॉइंट पूरा ही डिफरेंट है, सैलरी का मीनिंग डिफरेंट है, मल्टीप्लाई 15/26 से करना है यहाँ पे और इधर 1/2 से, और सर्विस पीरियड इधर मोर देन 6 month को 1 year मानना है और इधर सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं। तो ये ग्रेचुइटी का टॉपिक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा इन नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट is applicable to all employees working in factories, mines, ports, rail companies and such other establishment where at least 10 persons are employed। ऐसा कोई भी establishment जहां 10 लोग से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई होगा। देखो क्वेश्चन में कई बार हमें लास्ट में एक लाइन गिवन होगी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां 12 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग से ज्यादा काम कर रहे हैं, 13 लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको हिंट दे रहा है कि यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसी कुछ लाइन लिखी हो इसका मतलब हमको रूल लगाना है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई। जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लगेगा मतलब 15 डिवाइड बाय 26 वाला रूल है, और सैलरी ऑफ लास्ट मंथ, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पीरियड ऑफ सर्विस जिसमें 6 महीने से ज्यादा होते ही 1 साल काउंट कर लेना है। अगर ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हो और कोई हिंट नहीं हो तो आप दोनों में से कोई भी अजम्पशन ले सकते हो, बस वर्किंग नोट में उसको लिख देना। अगर एक बार ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है देन इट विल कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर एवर, फिर ये हमेशा अप्लाई होगा। एटलीस्ट 5 years ऑफ सर्विस इज मस्ट, ग्रेचुइटी तभी रिसीव होगा जब आप एटलीस्ट 5 साल सर्विस में हो, 5 साल से कम होगा तो ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। If gratuity received during service then fully taxable, gratuity amount अगर during this service मिल रहा है then fully taxable। तो अभी जो हमने ऊपर टेबल पढ़ी है वो है in case of retirement और death, अगर gratuity during the service मिला then fully taxable। इसके बाद थर्ड पेंशन, पेंशन अगर एम्प्लॉय को मिल रही है तो टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में, और अगर
पेंशन किसी फैमिली मेंबर को मिल रही है आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय, तो ये टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में। इस ऐसी पेंशन को फैमिली पेंशन कहा जाता है। और ये अदर सोर्सेज में हम इसका रूल पढ़ेंगे कि पेंशन अगर फैमिली मेंबर को मिलती है तो उसको फैमिली पेंशन कहा जाता है, और फैमिली पेंशन एग्जेम्प्ट होती है 1/3 ऑफ सच पेंशन और 15,000 whichever is less। 1/3 of such pension or 15,000 rupees whichever is less। पेंशन अगर आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली मेंबर को मिलती है देन फुली एग्जेम्प्ट। इसके बाद पेंशन के केस में एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का रूल है। एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर विल कंट्रीब्यूट 10% ऑफ सैलरी एवरी मंथ एंड सेम अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय। इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो अमाउंट जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, अगर एम्प्लॉयर कोई अमाउंट एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो वो एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी। इसका मतलब सैलरी हेड में उस अमाउंट को ऐड करना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एनपीएस में कुछ डिपॉजिट करवाता है अमाउंट, जितना अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही सेम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, तो उस अमाउंट का क्या होगा, तो वो उस अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD। ये हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके, डिडक्शन उसमें डिटेल में आएगा। पेंशन रिसीव्ड इज टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड, और ये जो पेंशन एम्प्लॉय को मिलेगी ये टैक्सेबल करना है सैलरी हेड में। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस डीए विदाउट फुल डीए लेना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो जो 10% ऑफ सैलरी एनपीएस में जाएगी उस सैलरी के बाद प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट के पहले आप एक बार यहां तक का देखो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद Provident Fund. Provident Fund is a welfare scheme for the benefit of employee. प्रोविडेंट फंड में देखो जैसा सेम एनपीएस में पड़ा है ना वैसा ही सेम, कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ अमाउंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद ये जो अमाउंट पीएफ फंड में आई, इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया जाता है बैंक, पोस्ट ऑफिस, सिक्योरिटी और इन गवर्नमेंट स्कीम। किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब अगर ये अमाउंट यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्ट किया जा रहा है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या सिक्योरिटीज और इन गवर्नमेंट स्कीम, अगर इनमें से कहीं पे ये अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है तो इन रिटर्न आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट भी जो अमाउंट पे मिल रहा है वो भी एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो एम्प्लॉय को एक तरह से दो इनकम होगी, एक तो इसके पीएफ में एम्प्लॉय जो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक तो उसका ट्रीटमेंट चेक करना है, फिर एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, एंड थर्ड चीज जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा उस पीएफ फंड में। तो तीन एडजस्टमेंट देखने हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि एनुअल एक्रीशन। एनुअल एक्रीशन का मतलब जो हर साल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं उस अमाउंट का क्या होगा। एम्प्लॉय
कंट्रीब्यूशन का तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट करने के बाद दिखाई गई है, मतलब अगर एम्प्लॉय की सैलरी फॉर एग्जांपल जैसे 2 लाख दिखाई है और क्वेश्चन लिख रहा है कि इस 2 लाख में से 50,000 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है पीएफ का, तो हम इस 50,000 को जो लेस करके दिखाया उसको जोड़ देंगे तो ये 2,50,000 एम्प्लॉय की सैलरी होगी। अगर लेस नहीं किया गया है तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन केस ये पहले से डिडक्ट की हुई अमाउंट है देन हम उसको जोड़ देंगे। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर अमाउंट लेस करी है तो ही ऐड करेंगे, अदरवाइज उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं करना है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं एम्प्लॉय के बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का क्या किया जाता है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है एसपीएफ एंड यूआरपीएफ के केस में। एसपीएफ क्या है, देखो एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड तो एक तरह से इन तीनों का ट्रीटमेंट हमको चेक करना है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो एसपीएफ है, आरपीएफ है या फिर यूआरपीएफ है, और बाकी इसको अगर आपको बहुत डिटेल में देखना हो तो आप इसका जो स्पेसिफिक पीएफ की क्लास है उसमें आप चेक कर सकते हो। तो अभी हम जल्दी से वही रिवीजन वाला पर्पस ही रखते हैं, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है एग्जेम्प्ट इन केस ऑफ एसपीएफ एंड यूआरपीएफ। एसपीएफ और यूआरपीएफ के केस में एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन आरपीएफ के केस में ध्यान रखना है, आरपीएफ के केस में एग्जेम्प्ट करना है 12% ऑफ सैलरी तक। सैलरी का मीनिंग क्या है, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए विद कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो सैलरी को पहले बेसिक प्लस डीए विद कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स को ऐड करना है, फिर उसका 12% लेना है, उस अमाउंट तक एग्जेम्प्ट करना है और बाकी रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे ही इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट और देखते हैं इंटरेस्ट के केस में क्या होगा। तो इंटरेस्ट के केस में एसपीएफ और यूआरपीएफ के केस में तो इंटरेस्ट अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ आरपीएफ एग्जेम्प्ट कर देना है 9.5% तक। अब टैक्सेबल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, तो टैक्सेबल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है जितना अमाउंट इंटरेस्ट का क्वेश्चन में गिवन है उसको डिवाइड कर देना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उससे मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस 9.5, तो इससे आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट निकल जाएगा। आप इसको ऐसे फॉर्मूला लर्न करके भी कर सकते हो, और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप डायरेक्ट इसको कंसेप्चुअल वे में भी कर सकते हो कि 9.5% तक एग्जेम्प्ट करना है तो बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगर आपको प्रोविडेंट फंड एक साथ मिल रहा हो इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। जब लमसम रिसिप्ट, लमसम मतलब एक साथ जब आपको पीएफ का अमाउंट मिल रहा होता है तो इसका क्या एडजस्टमेंट होगा। तो यूआरपीएफ, एसपीएफ और आरपीएफ इनके केस में ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। तो आरपीएफ के केस में तो एग्जेम्प्ट कर देना है, बस एक शर्त है कि 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। अगर 5 इयर्स की कंटिन्यूस सर्विस है देन आरपीएफ का लमसम रिसिप्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एसपीएफ के केस में ये फुली एग्जेम्प्ट होगा। तो एसपीएफ और आरपीएफ के केस में तो एग्जेम्प्ट करना है, आरपीएफ में बस एक कंडीशन है कि एटलीस्ट 5 साल काम किया हुआ होना चाहिए और वो भी कंटिन्यूस वर्क होना चाहिए। यूआरपीएफ में क्या होगा, तो यूआरपीएफ के लिए हमको रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। कहाँ पहुंच गए। यूआरपीएफ के केस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड स्पेसिफिक है इंटरेस्ट का, ये तीनों के रूल अलग अलग हैं जो कि हमको
से अटक गया। असुविधा के लिए जब तक ये चलता है तब तक ऐसे में एग्जाम। और केस ऑफ आरपीएफ, इन केस ऑफ आरपीएफ ऑल्सो फुली एग्जाम प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है? कंडीशन इज 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। अब हम इसका यूआरपीएफ का केस और देख लेते हैं। यूआरपीएफ के केस में क्या रूल है? तो यूआरपीएफ के केस में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ यूआरपीएफ इज एग्जेम्प्ट। इसके साथ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ये टैक्सेबल होगा अंडर हैड अदर सोर्सेज। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को टैक्स करना है अंडर हैड अदर सोर्सेज, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको सैलरी हेड में टैक्सेबल करना है। तो इसका मतलब टैक्सेबल 3 अमाउंट होगी। एक तो होगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट होगा वो भी टैक्सेबल होगा। तो ये दोनों तो होंगे सैलरी हेड में टैक्सेबल, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो होगा, उसका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा एंड उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। देखो इसका रीजन हमने सैलरी चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब पढ़ा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से नहीं मिल रहा ना, इसीलिए ये अमाउंट टैक्सेबल होगा अंडर हैड अदर सोर्सेज में। ये आपका प्रोविडेंट फंड का टॉपिक कंप्लीट हुआ। प्रोविडेंट फंड में हमने 3 फंड पढ़े, यूआरपीएफ, आरपीएफ एंड एसपीएफ। इसके अंदर भी 2 हेड, एक तो एनुअल एक्रीशन एंड एक एनुअल एक्रीशन का रूल अलग है, और एनुअल एक्रीशन के अलावा लमसम रिसिप्ट का रूल अलग है। रूल्स बहुत सारे हैं सैलरी हेड में, तो इसका प्रॉपर रिवीजन मस्ट है, वरना सब खिचड़ी हो जाएगा। तो अच्छे से हर टॉपिक को बार बार रिवाइज करते रहना। उसके बाद नेक्स्ट है कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन डिसेबलमेंट और डेथ इन एक्सीडेंट। अगर डिसेबलमेंट, देखो ये डिसेबलमेंट अगर परमानेंट नेचर का हो या फिर अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और एम्प्लॉयर कोई कंपनसेशन देता है देन फुली एग्जेम्प्ट। परमानेंट डिसेबलमेंट और डेथ के केस में, और ये डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट सिर्फ अगर ड्यूरिंग सर्विस आवर्स होगा तो ही एग्जेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है वीआरएस, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसकी कुछ कंडीशन दी हुई है जो कि प्योरली थ्योरी टॉपिक है, तो आप इसको रीड कर लेना। इसके अलावा हमको जो प्रैक्टिकल के हिसाब से देखना है तो उसमें अमाउंट एग्जेम्प्ट करनी है। इन चारों पॉइंट्स में जो सबसे कम होगी वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी। फर्स्ट अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ, और ये सेकंड मैक्सिमम अमाउंट है वीआरएस की 5 लाख। थर्ड पॉइंट 3 month सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सर्विस में 3 month की सैलरी लेनी है। एंड फोर्थ पॉइंट सैलरी फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस वीआरएस। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब जब आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखो इस 4th पॉइंट के लिए अगर रिटायरमेंट की एज कंपनी के टर्म्स के हिसाब से 60 है और आप 15 साल और काम कर सकते हैं, का अमाउंट आएगा। इन चारों वो एग्जेम्प्ट। सैलरी का मीनिंग है यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस डीए विद कंडीशन एंड प्लस कमीशन ऑन सेल्स।
basic salary plus DA with condition plus commission on sales. VRS की मैक्सिमम अमाउंट इज 5 लाख और सैलरी लेनी है लास्ट ड्रॉन सैलरी। जब इसने VRS लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, उस वक्त जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी वो सैलरी ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, की इंश्योरेंस पॉलिसी। तो की इंश्योरेंस पॉलिसी इज फुली टैक्सेबल। की इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? कंपनी के लिए उसके एम्प्लॉयज ही उसकी असेट होते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। तो अगर ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एम्प्लॉय को मिलती है, then that is fully taxable to employee. इसके बाद नोटिस पीरियड सैलरी। अगर कोई नोटिस पीरियड सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है तो वो भी फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को काम से निकाल देती है, तो उस केस में वो उसको कंपनसेशन देती है। छटनी, एम्प्लॉयज को कम कर दिया जाता है तो उन केस एम्प्लॉयज को कंपनसेशन मिलता है। तो वो कंपनसेशन किस किस को? मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइजर जिसकी बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ से ज्यादा ना हो। थर्ड, सुपरवाइजर है बट नॉट एक्टिंग एज एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर, तो उसकी सैलरी लिमिट नहीं देखनी है। तो इन तीनों में से अगर किसी को कंपनसेशन मिलता है तो वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सेकेंड पॉइंट 15 मल्टीप्लाई बाय इयर्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय पर डे सैलरी। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का रूल, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 15 multiplied by years of service multiplied by per day salary and third 5 lakh। यहाँ पे more than 6 month को treated as 1 year। 6 महीने से ज्यादा होते ही उसको 1 साल ट्रीट करना है। और सैलरी का मीनिंग क्या है? तो देखो यहाँ पे सैलरी इंक्लूड्स ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रेम्यूनरेशन एक्सेप्ट। सैलरी में सब कुछ लेना है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मतलब मॉनेटरी मींस अलाउंसेस एंड नॉन मॉनेटरी मींस परक्यूसिट्स। लेकिन क्या क्या नहीं लेना है, तो इन्होंने स्पेसिफिकली बताया है क्या क्या नहीं लेना है। बोनस नहीं लेना है, ग्रेचुइटी नहीं लेना है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड नहीं लेना है। एंड ये जो परक्यूसिट्स है, परक्यूसिट्स एंड अलाउंसेस आर इंक्लूडेड एट देयर एक्चुअल वैल्यू। जो भी परक्यूसिट्स मिले हैं या अलाउंसेस मिले हैं एम्प्लॉय को, उनको उसकी एक्चुअल वैल्यू पे लेना है, टैक्सेबल वैल्यू पे नहीं लेना है। पर डे सैलरी मींस सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ, उसको डिवाइड कर देना है डेज ऑफ लास्ट 3 मंथ। तो ये है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का टॉपिक और इसके साथ साथ हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है परक्यूसिट्स। सैलरी हेड में जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो परक्यूसिट्स, जो हम अब करने जा रहे हैं। सांस ले लो एक बार। ये आपका आधा सैलरी, नहीं आधे से थोड़ा ज्यादा हो चुका है। अब हम करेंगे परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स में भी 3 कैटेगरी टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। Second category taxable for specified employees and tax free for all employees। तो देखो टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉइज को मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉइज इनमें से ही कुछ ना कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज में देखते हैं, तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज में हमने पढ़ा है रेंट फ्री अकोमोडेशन, होटल अकोमोडेशन, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट की तो एक बहुत बड़ी सी लिस्ट है।
और अगर एम्प्लॉय की किसी ऑब्लिगेशन को एम्प्लॉयर पे कर देता है तो वो भी हो जाएगा टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। इसके बाद सेकंड कैटेगरी पढ़नी है टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली में ये चार है, कार फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी एंड लाइट गैस वाटर फैसिलिटी। ये चार स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होते हैं? तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए हमने क्या पढ़ा था? पढ़ा हुआ याद है कुछ? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, डायरेक्टर, वोटिंग राइट 20% से ज्यादा हो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का 20% हो और एक ही सैलरी लिमिट जो कि 50,000 से ज्यादा हो, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होंगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल करनी है कार फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी एंड लाइट गैस वाटर फैसिलिटी। अब हम बढ़ते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन का रूल्स। अच्छा, रेंट फ्री से पहले पढ़ते हैं परक्यूसिट्स व्हिच आर टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी के लिए क्या रूल्स पढ़े थे? सबसे पहले ये देखना होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो एम्प्लॉयर का है या एम्प्लॉयर उसको मेंटेन कर रहा है, तो उस केस में सिमिलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का देखा जाएगा कॉस्ट कितना है। तो सिमिलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो कॉस्ट होगा वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी बन जाएगा। लेकिन however अगर if facility is provided, however if facility is provided to the children of employer, तो उस केस में 1000 पर मंथ तक वैल्यू है तो फिर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, और अगर 1000 से ज्यादा है देन फुली टैक्सेबल। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या एम्प्लॉयर उस स्कूल को या उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मेंटेन कर रहा है या ओन कर रहा है। अगर मेंटेन या ओन कर रहा है तो उस लोकेलिटी के सेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कॉस्ट देखी जाएगी। अगर वो कॉस्ट 1000 रुपीज से कम है, अगर वो कॉस्ट 1000 से कम है तो फिर वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल। लेकिन अगर वो कॉस्ट 1000 से ज्यादा है देन होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अगर देखो 1000 रुपए तक है तो फिर वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल करना है, लेकिन अगर 1100 हो जाता है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी 1100 है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, इफ फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सेम रूल लगेगा। वही पहले कॉस्ट देखनी है, फिर 1000 तक एग्जेम्प्ट कर देना है, और अगर 1000 से ज्यादा तो फुल अमाउंट इज टैक्सेबल। और तो ये है एजुकेशन फैसिलिटी का रूल। सॉरी, थर्ड पॉइंट एक बार दोबारा से देखते हैं। इफ फीस इज रीइंबर्स्ड और एनी अदर केस, अगर एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉयर रीइंबर्समेंट कर रहा है तो उस केस में एम्प्लॉयर की जो खर्चा है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी बन जाएगा। इसके बाद इफ अ स्कॉलरशिप इज गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज के बच्चों को कोई स्कॉलरशिप मिलती है देन इट इज नॉट ट्रीटेड एज टैक्सेबल परक्यूसिट्स इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय के हैंड्स में ये टैक्सेबल नहीं होगा अगर एम्प्लॉय के बच्चों को कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो grandchildren and other member of households are included in above 3 points. तो grandchildren and other members of household को ऊपर जो 3 पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें इंक्लूड करना है. नेक्स्ट फैसिलिटी है फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस. इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस अगर एम्प्लॉयर के सोर्सेज से हो रही है तो फिर एक्चुअल कॉस्ट जो एम्प्लॉयर को लग रही है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी. और अगर कोई और केस है तो एम्प्लॉयर की जेब से जो पैसे लग रहे हैं वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा. अगर गैस वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से है और एम्प्लॉयर उसका पेमेंट करता है तो ये हो जाएगा टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज. इसके बाद नेक्स्ट डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी देता है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया. लेकिन अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है और गार्डनर फैसिलिटी एम्प्लॉयर देता है तो वो गार्डनर फैसिलिटी विल बी एग्जेम्प्ट. अगर सर्वेंट अलाउंस मिलता है तो फुली टैक्सेबल. नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ कार. देखो फैसिलिटी ऑफ कार अगर कार एम्प्लॉयर की है कार एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवा रहा मतलब वो उसकी खुद की हो सकती है या फिर वो किराए पे लेके भी एम्प्लॉय को दे सकता है. तो उस केस में 3 केसेस बनते हैं. कार सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही हो. अगर कार सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही है तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज निल. लेकिन अगर कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है इफ कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी अमाउंट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉयर. जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द कार. और अगर किराए पे है तो इसमें प्लस कर देना है हायर चार्जेस ऑफ कार. तो देखो कार अगर एम्प्लॉयर की है इफ कार एम्प्लॉयर दे रहा है और एम्प्लॉय सिर्फ पर्सनल यूज कर रहा है तो एक तरह से कार की पूरा का पूरा कार की फैसिलिटी है. तो उस केस में एम्प्लॉयर जो भी खर्चा कर रहा है कार पे प्लस ये मेंटेनेंस का कार पे जो भी डेप्रिसिएशन होगा तो उसकी अमाउंट भी ऐड कर देना. 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार भी ऐड कर देना है. और अगर किराए पे है तो हायर चार्जेस ऐड कर देने हैं. तो ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी. अब देखते हैं मेन पॉइंट जो जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है. अगर कार एम्प्लॉयर की है या फिर एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके कार को एम्प्लॉय को दिया है उस केस में कार यूज की जा रही है पर्सनल एंड ऑफिस पर्पस बोथ तो क्या रूल होगा. तो इसके लिए हमको लिमिट्स लर्न करनी है. पहले कार की क्यूबिक कैपेसिटी देखी जाएगी. कार की कैपेसिटी बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसकी क्या वैल्यू बनेगी. तो कार की अगर कैपेसिटी 1.6 सीसी से कम है तो फिर और अगर सारे खर्चे एम्प्लॉयर पे कर रहा है सारे खर्चे अगर एम्प्लॉयर उठा रहा है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी 1800 रुपए पर मंथ. और अगर पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है देन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी 600. तो 1800 फैसिलिटी कब होगी जब खर्चे कार की जो कैपेसिटी है वो 1.6 होगी 2400 फैसिलिटी. और अगर पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने खुद उठा लिए खुद पे कर दिए तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी 900. तो 160 कम है तो 1800. और अगर एम्प्लॉय के पर्सनल एक्सपेंसेस हुए उसको एम्प्लॉय ने पे कर दिया तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो गई 600 रुपए पर मंथ. वही तो ये आपको लिमिट्स लर्न करनी है 1800, 2400, 600, 900. आप टेबुलर फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में डायग्राम फॉर्म में ज्यादा अच्छे से याद
करता है, तो आप इस टेबल से ही ऐसे याद कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे 1800 है, ये 1.6 सीसी से कम वाला है, 1.6 सीसी से ज़्यादा है। सारे खर्चे एम्प्लॉयर उठा रहा है, वो ऊपर है टेबल में, और अब एम्प्लॉय अपने पर्सनल खर्चे खुद उठा रहा है, वो टेबल में नीचे है। तो 1800, 2400, 600, 900, आप कैसे भी इसको लर्न करो, वो आपकी अपनी अपनी टेक्निक्स हो सकती है, बस इनको लर्न करना है। और अगर साथ में अगर एम्प्लॉयर ड्राइवर फैसिलिटी भी देता है तो इसमें 900 900 और ऐड कर देना है। 900 इज फॉर ड्राइवर। अगर ड्राइवर फैसिलिटी मिलती है तो इन सब लिमिट्स में 900 रुपीज ऐड कर देना है फॉर ड्राइवर। If driver is also provided, then 900 per month will also be added in aforesaid facility of car. ये तो जो अभी हमने रूल पढ़ा, ये तो तब है जब कार प्रोवाइड करवा रहा हो एम्प्लॉयर। अब अगर एम्प्लॉयर आपको कार नहीं प्रोवाइड करवा रहा, कार एम्प्लॉय की खुद की है, कार एम्प्लॉय की खुद की है, और खर्चे जो भी कार के हो रहे हैं वो एम्प्लॉयर पे कर रहा हो, तो उस केस में भी यही सेम तीन कैटेगरी बनेगी। अगर कार सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल। अगर कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो फिर वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर रिलेटेड टू कार। देखो एक्चुअल में जितना खर्चा होगा ना वो फैसिलिटी हो जाएगी। एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर रिलेटेड टू कार प्लस एक्चुअल सैलरी ऑफ ड्राइवर। अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड करवाया जाता है तो एक्चुअल सैलरी, और ये सब एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल करना है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। ये कार एम्प्लॉय की है, कार एम्प्लॉय की है, लेकिन देखो कार एम्प्लॉय की है तो एम्प्लॉय की कार पे होने वाले खर्चों का पेमेंट किसको करना चाहिए था? एम्प्लॉय को करना चाहिए था, लेकिन इसके खर्चों का पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर। और कार यूज भी सिर्फ एम्प्लॉय के काम की आ रही है, ऑफिस वर्क के लिए काम नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये एक तरह से आ गया उस कैटेगरी में जब एम्प्लॉय के ऑब्लिगेशन को, एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन का पेमेंट एम्प्लॉयर करता है तो वो होता है टैक्सेबल फॉर ऑल। तो यहाँ पे ये रूल लगेगा कि ये टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज होगा। अभी तक हम जो कार फैसिलिटी पढ़ रहे थे वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हो रही थी, लेकिन इस केस में टैक्सेबल फॉर ऑल। अब जितना खर्चा एम्प्लॉयर की जेब से लग रहा है उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को वापस देखो, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या है? तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर रिलेटेड टू कार। कार के रिलेशन में एम्प्लॉयर ने जितना पैसा खर्च किया वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा। और साथ में अगर ड्राइवर को भी कोई सैलरी दी है तो वो एक्चुअल सैलरी लेनी है, ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। इसके बाद अब हम देखते हैं अगर कार ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों के काम आ रही हो तो क्या करेंगे। तो वही लिमिट जो हमने पहले लर्न की थी वही लिमिट काम आएगी। अब कार किसकी है? एम्प्लॉय की, और खर्चों का पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर। तो उस केस में देखो अगर 1.6 सीसी से कम है तो फिर एक्चुअल अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने पे किया कार और ड्राइवर के लिए, ये वाला अमाउंट जो पूरा अमाउंट था ना उसमें से लेस कर देना है 1800 रुपए पर मंथ। और अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो 900 पर मंथ ड्राइवर के लेस कर देने हैं। और अगर 1.6 सीसी से ज्यादा कैपेसिटी है तो भी जितना खर्चा हुआ उसमें से लेस कर देंगे 2400, और अगर ड्राइवर भी है तो 900 रुपए और लेस कर दिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन में हमने 3 डिडक्शन पढ़ी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट टैक्स एंड अलाउंस। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या पढ़ा था? 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में से कम हो वो उसकी डिडक्शन आपको सैलरी हेड में मिल जाएगी। 50,000 रुपए और जो टोटल ग्रॉस सैलरी आई है
इनमें से जो भी कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डिडक्शन एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। तो अगर आपने कुछ किया है तो उसकी डिडक्शन आपको पूरी मिल जाएगी, जितना अमाउंट पे किया उसकी पूरे की डिडक्शन जाएगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो ये 3 डिडक्शन है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी और वो डिडक्शन के लिए 3 पॉइंट है, उन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड। इंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली जितना रिसीव हुआ है वो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, यहाँ पे सिर्फ बेसिक सैलरी लिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट 5,000 रुपीज। तो इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और लास्ट ये जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके, जो भी अमाउंट एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम पे दिया गया है वो अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद अभी हम पढ़ते हैं एक और पॉइंट जो रह गया है, परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स का भी रिवीजन जल्दी से कर लेते। तो परक्यूसिट्स में वैसे हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले परक्यूसिट्स इंटरेस्ट फ्री लोन। अगर कोई इंटरेस्ट फ्री लोन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है या फिर कंसेशनल रेट पे कोई लोन दे रहा है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगी? हमको चेक करना होगा कि एसबीआई का लेंडिंग रेट क्या है। एसबीआई का रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। और उसको अमाउंट लेना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको हर महीने के लास्ट डे का आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेना है। इंटरेस्ट फ्री लोन के बाद सेकंड पॉइंट है यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में सबसे पहले क्या देखेंगे? यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के लिए वैल्यू ऑफ फैसिलिटी है निल, और बाकी कोई और एसेट्स है कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के अलावा अगर कोई एसेट्स है तो उस केस में देखना है कि एम्प्लॉयर उस एसेट का ओनर है या फिर रेंट पे ली है। तो अगर एम्प्लॉयर ओनर है तो 10% per annum of original cost of assets will be the value of facility। और अगर assets को हायर पे लिया है, रेंट पे लिया है, तो जितना अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। इसके अलावा मूवेबल एसेट्स का अगर ट्रांसफर किया जाता है, अगर मूवेबल एसेट्स का ट्रांसफर किया जाता है तो फिर ये देखना है कि एसेट्स क्या न्यूली एक्वायर्ड है। न्यूली एक्वायर्ड मतलब एम्प्लॉयर ने एसेट को खरीदा और खरीदते ही ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में जितना कॉस्ट एम्प्लॉयर के लग रहा है वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। और अगर कोई एग्जिस्टेड एसेट्स है, एग्जिस्टेड एसेट्स का ट्रांसफर किया है तो फिर एग्जिस्टेड एसेट्स का ट्रांसफर किया है तो आपको अलग रूल लगेंगे। जैसे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के केस में 50% WDV से लेस करना है कंप्लीटेड ईयर्स के लिए, और उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बाद में कार को अगर ट्रांसफर किया है तो फिर 20% SLM से,
कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के केस में देखो, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच असेट्स एज रिड्यूस्ड बाय 50% ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर्स ड्यूरिंग विच इट इज यूज्ड बाय एम्प्लॉयर। और ये लेना है WDV के बेसिस पे। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बाद देखो, अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना हो तो फिर आप गैजेट्स के बाद देखो, अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना हो तो फिर आप इसका जो स्पेसिफिक वीडियो है परक्यूसिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, आप वो वीडियो चेक कर लेना। यहाँ पे हम सिर्फ इसको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। कार, मोटर कार के केस में 20% WDV के बेसिस पे, और अगर कोई और असेट्स है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से कंप्यूटर या मोटर कार के अलावा कोई और असेट्स है तो 10% और SLA के बेसिस पे। तो ये है ट्रांसफर का केस, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमको पढ़ना है इसके बाद जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में चेक करना है कि लिस्टेड शेयर्स हैं या अनलिस्टेड शेयर है। तो लिस्टेड शेयर्स होगा तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगी वैल्यू ऑफ ऑप्शन, और अनलिस्टेड के केस में भी फेयर मार्केट वैल्यू मर्चेंट बैंकर जो बताएगा वही लेनी है, और उसमें से अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय से लिया गया है तो उसको लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एंड टूरिंग का। तो ये चेक करना होगा क्या एम्प्लॉयर वो ट्रैवलिंग फैसिलिटी अरेंज कर रहा है, और अगर वो सब एम्प्लॉयज को नहीं मिल रही है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी जिस वैल्यू पे कोई और एजेंसी पब्लिक को वो फैसिलिटी देती है। और अगर एम्प्लॉय खुद ऑफिशियल टूर पे जा रहा है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो एम्प्लॉयर फैमिली मेंबर के पे जो खर्चा कर रहा है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। अगर ऑफिशियल टूर एक्सटेंड हो गया है पर्सनल और टूरिंग पर्पस के लिए, तो जो एक्सटेंडेड पीरियड का खर्चा है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। और अगर कोई और केस है तो फिर जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कुछ की स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगा, ये आप पढ़ लेना। इसके अलावा फ्री मील्स और स्नैक, तो टी स्नैक्स की वैल्यू निल। अगर मील दी जा रही है रिमोट एरिया और ऑफशोर साइट पे तो वैल्यू निल। अगर ड्यूरिंग द सर्विस आवर्स मील दी जा रही है तो 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट करना है, बाकी फिर टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ड्यूरिंग द सर्विस आवर्स नहीं, सर्विस आवर्स के बाद में कुछ मील या फिर कोई और स्नैक्स कुछ प्रोग्राम है, देन जितना अमाउंट एम्प्लॉयर का खर्च हो रहा है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। फूड कूपन्स एग्जेम्प्ट है लेकिन सिर्फ ईटिंग पर्पस के लिए हो, अगर कोई और पर्पस के लिए हो तो फुली टैक्सेबल। वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर में 5000 तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, 5000 से ज्यादा होते ही टैक्सेबल। और अगर कैश है तो फुली टैक्सेबल। कैश में अगर कुछ है ऐसा वाउचर है जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, देन फुली टैक्सेबल। क्रेडिट कार्ड पे जो भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर का लगता है फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर क्रेडिट कार्ड ऑफिस पर्पज के लिए कुछ खर्च का हो रहा है तो फिर वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल। इसके बाद नेक्स्ट है क्लब फैसिलिटी में भी जितना एम्प्लॉयर का जितना खर्चा लगा वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। लेकिन 3 केस में क्लब फैसिलिटी में क्लब मेंबरशिप पे या फिर एक्सपेंसेस जो क्लब में खर्च हो रहे हैं वो नहीं टैक्सेबल होंगे। फर्स्ट पॉइंट तो है कॉर्पोरेट पर्पस के लिए अगर कोई क्लब मेंबरशिप हो तो। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई स्पोर्ट्स फिटनेस हेल्थ से रिलेटेड कोई क्लब हो उसकी मेंबरशिप हो। और थर्ड पॉइंट, अगर वो फैसिलिटी यूनिफॉर्मली प्रोवाइड करवाई जा रही है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा।